हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। और अब तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं जीके जीएस के, वो आप लोगों के लिए इनफ है। यानी कि जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा की डेट भी बहुत नज़दीक है। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। अब हम लोग इतना याद कर लेते हैं कि आर्टिकल 148 में किसका वर्णन है, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का, जिसे हम लोग कैग बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 149 किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखिए कि आर्टिकल 149 नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्यों एवं शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 148 में कैग का वर्णन यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन, और आर्टिकल 149 में उनके शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन। कैग को हम लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, जिसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहा जाता है। आर्टिकल 148 में इनका वर्णन किया गया है, इनके पद का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 149 में उनकी शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2023 में ही पूछा गया था। अब बात करें कि आर्टिकल 76 में किसका वर्णन है, तो आर्टिकल 76 में एजी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं, इनका वर्णन है। और आप लोगों को पता होगा कि ये भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। कौन? महान्यायवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और इनका वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था। पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। किसे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सिंपल क्वेश्चन है और लगभग आप लोगों को मिल जाएगा। हर साल ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोगों को पता होगा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। कब दिया था? तो 1939 में। कब दिया था? 1939 में। ध्यान रखिएगा, 2023 में पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। अब इस बार पूछा जा सकता है कि कब की थी, या पूछा जा सकता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, 1939 में दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा कहाँ फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार झंडा कहाँ फहराया था, तो राइट आंसर क्या होगा? इंडिया गेट पर। कहाँ? इंडिया गेट पर। अब बात कर ले, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती है। आ लेटर टू माई डॉटर, इनकी पुस्तक है आ लेटर टू माई डॉटर, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने अहमदाबाद जेल में रहकर लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आ लेटर टू माई डॉटर और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी दो पुस्तकें हैं, और इन्होंने पहली बार झंडा कहाँ फहराया था, तो इंडिया गेट पर फहराया था। अगला हम लोग देखेंगे, संविधान से क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो समान नागरिक संहिता से। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे जरूर याद कर जाइएगा। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो समान नागरिक संहिता से। कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, तो देखिए 44 बिल्कुल सेम है, तो ऐसे ध्यान रखिए 44 सेम है, तो समान नागरिक संहिता किसमें है? 44 में। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट में लिखा है, आप लोग इसे ध्यान रखिए कि डीपीएसपी का उल्लेख कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है। तो डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति निर्देशक का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है, भाग 4 में किया गया है। इसे लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड से। पूछा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच किया गया है, तो 36 से 51 के बीच में है, भाग 4 में किया गया है, और इसे लिया आयरलैंड से गया है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साइंस से ही क्वेश्चन था। आप लोगों को पता होगा कि 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं साइंस से। पूछा गया, ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये भूगोल का, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा खनिज कौन सा है? अब सब लोग पहला याद तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं ध्यान रखता। तो पूछा गया था कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा खनिज कौन सा है? तो क्वार्ट्ज जो है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज। अब सांगपो, सांगपो किस नदी का उपनाम है? अब सांगपो आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, इसे तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। अब पिछली बार पूछा गया था कि सांगपो कहाँ कहा जाता है, या ब्रह्मपुत्र नदी का, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। ये क्वेश्चन सांगपो से पूछ लिया गया। अब इस बार पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है, और इसी को असम का शोक भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि किस नदी को असम का शोक कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, आया था स्ट्रेटेजी से, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान, ये तो बिल्कुल रट लीजिएगा, आप लोगों के 3 नंबर फिक्स है, लगभग आप लोगों को मिलेगा हर साल। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हो? कर्नाटक। कर्नाटक के कुछ प्रमुख डांस है, आप लोगों को पता होगा कि करगा, भूतराधना और यक्षगान, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ये कर्नाटक के हैं। कौन कौन से हैं? यक्षगान, करगा, भूतराधना और पठैनी, ये कर्नाटक के हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और यक्षगान इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आया था स्ट्रेटेजी से, जीके से, कि क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, आयुष्मान खुराना जी द्वारा लिखी गई है, और इसमें मदद ताहिरा कश्यप ने की थी। आयुष्मान खुराना लेखक है किसके? क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड किसकी है? आयुष्मान खुराना की। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 100, संविधान से क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, और आर्टिकल 131 में कहा गया है, यानी कि उसके प्रारंभिक शक्तियों का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 137 में पुनर्विलोकन की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 100 सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल 131 उसके प्रारंभिक अधिकारों का वर्णन, और न्यायिक पुनर्विलोकन आर्टिकल 137 में है। अब देखिए, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, आयुष्मान खुराना। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी, सबसे मिनिमम थी किसकी? बिहार की, और मैक्सिमम केरल की थी। कितना था कि बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो 61.80%। कितनी थी? 61.80%। ये सबसे मिनिमम थी, और सबसे मैक्सिमम की बात करें तो केरल की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य से, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु के ही कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्तरथ मंदिर, शोर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, ये सारे कहाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु में हैं। ध्यान रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर, सप्तरथ मंदिर, शोर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, आया था संविधान से ही क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किसका वर्णन है?
अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किसका वर्णन है? तो 25-28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समता एवं समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22 आप लोगों को पता होगा स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 29-30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो अल्पसंख्यकों को दिया गया है और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, अब हम लोगों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं और ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिस प्रकार पूछा ही गया था 2023 में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कितने में किया गया है? तो 25 से 28 में। अब देखिए स्टैटिक जीके से क्वेश्चन था कि मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से है और भरतनाट्यम क्लासिकल डांस कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। मृणाली साराभाई, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल बेल्ली, ये सारे किसके हैं? भरतनाट्यम के। और बात कर ले कि इस बार क्या पूछा जा सकता है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं और भरतनाट्यम से। 3 अगस्त को उनका देहांत हो चुका है। इस बार क्वेश्चन उनसे जरूर, अ पैशन ऑफ डांस उनकी ऑटोबायोग्राफी है और इस बार क्वेश्चन उनसे जरूर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है, ध्यान रखिएगा। आया था क्वेश्चन कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो मेवात घराने से है। ये भी आप लोग देखेंगे कि कोई सेट इनसे खाली नहीं जाता, जरूर पूछे जाते हैं। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवात घराने से, राइट आंसर होगा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? अब आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी है, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि कुल 8 प्रमुख मीनारें हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी सेट में 4 मीनार मिलेगा तो किसी सेट में आप लोगों को मिल जाएगा कुतुब मीनार कहाँ है, तो कहीं पर मिलेगा चांद मीनार कहाँ है, तो कहीं पर मिलेगा फतेह बुर्ज मीनार कहाँ है। तो 8 प्रमुख मीनारें हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 मीनार कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा हैदराबाद। कुतुब मीनार पूछे तो दिल्ली। तो चांद मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा। आया था कि तैराकी से संबंधित क्वेश्चन आया था कि तैराकी से संबंधित शब्द है, वहाँ पर एक ही ऑप्शन वहाँ पर था कि फ्री स्टाइल। एक ऑप्शन था जो इससे संबंधित वाला था कि फ्री स्टाइल। तो तैराकी से संबंधित शब्द कौन से हैं? फ्री स्टाइल। अब तैराकी से और जो शब्द संबंधित है उन्हें भी देख लीजिए। क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई इसी से संबंधित है। फ्री स्टाइल, क्रोल, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई, ये सारे शब्द किससे संबंधित हैं? तो तैराकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन है कि नील नदी किस झील से निकलती है? तो आप लोगों को पता होगा कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और ये आप लोगों को पता होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि भीतरगांव ईंटों का मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश कानपुर में है, राइट आंसर ये है हम लोगों का। कहाँ है भीतरगांव ईंटों का मंदिर? कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? कानपुर में। नील नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। बात कर ले कि भीतरगांव ईंटों का मंदिर कहाँ है, तो कानपुर में है। अगला क्वेश्चन था, संविधान से क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29 और 30 है। मैंने पहले भी बताया 6 मौलिक अधिकार हैं जो अल्पसंख्यकों को केवल दिया गया है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, वो आर्टिकल 29 और 30 में है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है कि जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 21A में दिया गया है। 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल? शिक्षा का अधिकार किस में है? 21A में है। और जीवन का अधिकार किस में है? तो 20 में है। किस में है? 20 में। 20 में नहीं, 21 में, सॉरी। जीवन के अधिकार किस में है? 21 में है। और शिक्षा का अधिकार किस में है? 21A में है। अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देने वाला अधिकार आर्टिकल 29 और 30 है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।